हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे फ्रिक्शन। क्या पढ़ेंगे? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन हमारे पास क्या है, ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो हम पहले बात करते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ की। न्यूटन फर्स्ट लॉ हमारे पास क्या था? कोई भी बॉडी हमारे पास मूव कर रही होती थी तो वो मूव करती रहती है जब तक उसके ऊपर हम कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते। तो हमारे पास क्या है, इसी तरह हमारे पास क्या है, एक एग्जाम्पल लेते हैं हम। जब हमारे पास क्या है, कोई बॉल है, वो क्या करी है, रोलिंग ओवर ए फ्लो। जब हमारे पास क्या है, कोई ये फ्लोर है, इस फ्लोर के ऊपर ये बॉल रोल कर रही है, मूव कर रही है, तो यह है क्या है, ये धीरे धीरे स्लो होती हुई क्या हो जाएगी, एक टाइम बाद क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। पहले तो स्लो होगी, फिर क्या होगी, स्टॉप हो जाएगी। इसी तरह हमारे पास क्या है, हम जब कोई साइकिल चला रहे हैं और उसका पैडल मारना बंद कर देते हैं, क्या पैडलिंग स्टॉप कर देते हैं, तो वो बाइसिकल भी क्या है कि धीरे धीरे स्टॉप हो जाएगी। तो स्टॉप होगी तो इन सभी चीज़ों में स्टॉप होने में जो क्या है कि कोई एक्सटर्नल फोर्स है जो इनको स्टॉप कर रहा है। तो वो एक्सटर्नल फोर्स क्या है, इनकी जो मोशन है उस मोशन का अपोज कर रहा है, और वो फोर्स हमें दिखाई नहीं दे रहा। तो वो क्या है, हमारे पास इनविजिबल फोर्स है दैट अपोज द मोशन ऑफ दैट। वो इनविजिबल फोर्स है, वो क्या करते हैं, इनकी मोशन का अपोज करता है। तो अपोज करता है तो द अपोजिंग फोर्स इज कॉल्ड, वो जो अपोजिंग फोर्स है वो क्या कहलाएगा, हमारे पास फ्रिक्शन कहलाएगा। द अपोजिंग फोर्स इज कॉल्ड द फ्रिक्शन। इसी तरह हमारे पास क्या है, व्हेन वी अप्लाई ए स्मॉल फोर्स ऑन ए ब्लॉक, हमारे पास कोई ब्लॉक है, उसके ऊपर हम कोई फोर्स अप्लाई करते हैं तो इट डज नॉट मूव, वह मूव नहीं करता। तो हमारे पास जो अप्लाइड फोर्स है, अप्लाइड फोर्स मस्ट हैव बीन बैलेंस्ड बाय द अपोजिंग फोर्स। वो क्यों नहीं मूव करता है? क्योंकि जो हमने फोर्स अप्लाई किया है वो अप्लाइड फोर्स है, उस फोर्स को कोई अपोजिंग फोर्स है वो क्या कर रहा है, उसको बैलेंस कर रहा है। जो अपोजिंग फोर्स है वो हमारे पास क्या है, फ्रिक्शन है। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम्स इनटू प्ले इवन व्हेन वन बॉडी ट्राई टू मूव। जब हमारे पास कोई बॉडी मूव करने की कोशिश करती है तो हमारे पास जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो क्या करता है, अपना रोल जो है वो अप्लाई करता है, ठीक है। तो इसी तरह हम फ्रिक्शन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? फ्रिक्शन इज एन अपोजिंग फोर्स, फ्रिक्शन इज एन अपोजिंग फोर्स है हमारे पास अपोजिंग। फ्रिक्शन हमारे पास क्या है, अपोजिंग फोर्स है, ठीक है। दैट कैन प्ले, ठीक है, क्या प्ले करता है, दैट कैन प्ले व्हेन वन बॉडी ट्राई टू मूव कैसा, स्लाइडिंग भी हो सके और रोलिंग भी हो सकती है। ट्राई टू मूव ओवर सरफेस ऑफ अनदर बॉडी। जब हमारे पास कोई बॉडी है, ठीक है, जैसे हमारे पास क्या है, बॉडी है, उसका सरफेस है। जब यहाँ पे हमारे पास कोई बॉडी है, ये क्या करते हैं, जब इसके ऊपर हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये क्या करेगी, मूव करेगी। लेकिन क्या है, एक अपोजिंग फोर्स है, क्या है, एक अपोजिंग फोर्स है। वो अपोजिंग फोर्स जो ये जब ये मूव करने की कोशिश करती है तो ये अपोजिंग फोर्स, ये हमने कोई फोर्स अप्लाई किया है इसके ऊपर P, तो ये फोर्स क्या होता है, अब फोर्स है जब ये ट्राई टू मूव करने की कोशिश करती है तो ये फोर्स क्या करता है, इसको मूव नहीं करने देता, क्या है, इसको मूव नहीं करने देता। तो ये अपोजिंग फोर्स है, ये हमारे पास क्या है, फ्रिक्शन। ये हमारे पास क्या है, फ्रिक्शन। तो हमारे पास क्या है, हम बात करते हैं, हमारे पास क्या है, बॉडी स्लाइड भी करती है और मूव भी करती है। तो ओरिजिन ऑफ स्लाइड फ्रिक्शन, हम बात करते हैं कि हमारे पास जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है वो हमारे पास कैसे है। ओरिजिन ऑफ स्लाइड फ्रिक्शन, हमारे पास जो स्लाइड फ्रिक्शन, ठीक है, तो वो हमारे पास कैसे ओरिजिनेट हुआ। स्लाइड फ्रिक्शन क्या है, जैसे ये हमारे पास एक बॉडी है, इस बॉडी के ऊपर मैं दूसरी बॉडी मूव करता हूँ तो ये बॉडी क्या है, स्लाइड, क्या है, ये बॉडी इसके ऊपर क्या करिए, स्लाइड कर रही है। और अब हमारे पास क्या है,
ये बॉडी है, इस बॉडी के ऊपर ये है, ये ऐसे करता हुआ ये तो स्लाइड कर रहा है, ऐसे तो स्लाइड कर रहा है, लेकिन क्या है ये अब क्या है, ये ऐसे घूम घूम के इसके ऊपर आ रहा है, तो इसका मतलब ये इसके ऊपर रोल कर रहा है, क्या है ये रोलिंग है इसकी, ठीक है, ये क्या है इसकी रोलिंग, ठीक है, ये इसकी क्या है रोलिंग। तो ये हमारे जैसे बाल बेयरिंग होता है वो रोल करता है, घूमता है, तो वो उसकी क्या है रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है। तो ये है, हम बात करते हैं ओरिजिन ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ठीक है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन का ओरिजिन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो है उसका ओरिजिन कैसे हुआ, तो हम पहले बात करते हैं, हमारे पास दो व्यू है, एक है हमारे पास ओल्ड व्यू है, एक है मॉडर्न व्यू। तो हम ओल्ड व्यू की बात करते हैं। ओल्ड व्यू में हमारे पास क्या है, स्लाइड फ्रिक्शन क्या था। ओल्ड व्यू में हमारे पास स्लाइड फ्रिक्शन हमारे पास क्या था कि ये हमारे पास जो स्लाइड फ्रिक्शन था ड्यू टू रफनेस ऑफ सरफेस, ठीक है। स्लाइड फ्रिक्शन क्या था ओल्ड व्यू में हमारे पास, क्या था, रफनेस ऑफ द सरफेस। ये हमारे पास कोई भी सरफेस है उसकी रफनेस कैसी कि जैसे ये सरफेस है, ये हमें दिखाई तो दे रहा है, क्या है, नेक डाई से हमें बिल्कुल प्लेन दिखाई दे रहा है, ठीक है, वेरी स्मूथ दिखाई दे रहा है नेक डाई। यदि हम इसको क्या कर रहे हैं कि माइक्रोस्कोप से देखते हैं, हैवी माइक्रोस्कोप से देखते हैं, तो दैट इज फाउंड दैट सरफेस हैव फाउंड मैनी इररेगुलरिटीज। मैनी इररेगुलरिटीज नहीं, इसके अंदर हमें बहुत सी इररेगुलरिटीज दिखाई देंगी। इररेगुलरिटीज हमारे पास क्या है, रफनेस ऑफ द सरफेस, ठीक है। तो जब हम देखते हैं इररेगुलरिटीज हमें दिखाई देती हैं, तो किस टाइप की इररेगुलरिटीज दिखाई देंगे हमें, जैसे ये हमारे पास क्या है, एक सरफेस है, इस तरह से हमें इसके ऊपर क्या दिखाई देंगी, इररेगुलरिटीज हमें दिखाई देंगी, क्या दिखाई देंगी, इररेगुलरिटीज हमें दिखाई देंगी। ये हमारे पास क्या है, बॉडी है जिसका हमने नेक डाई से सरफेस हम देख रहे थे, तो उसका सरफेस हमें क्या दिखाई दे रहा था, बिल्कुल स्मूथ दिखाई दे रहा था। लेकिन जब हमने इसको माइक्रोस्कोप से देखा तो माइक्रोस्कोप से इसमें क्या दिखाई दिया कि इसके इररेगुलरिटीज हैं, इस सरफेस का क्या है, रफनेस है। रफनेस सरफेस है, तो वो इररेगुलरिटीज हैं, वो हमें किस फॉर्म में मिलती हैं, कुछ डिप्रेशन फॉर्म में मिलती हैं, कुछ प्रोजेक्शन फॉर्म में मिलती हैं। तो डिप्रेशन फॉर्म कौन सी होती है और प्रोजेक्शन फॉर्म हमारे पास कौन सी होती है, ये जो हमारे पास है, ये जो है, ये हमारे पास क्या होती है, इसकी डिप्रेशन होती है, क्या होती है, डिप्रेशन होती है, क्या होती है, इसकी डिप्रेशन होती है, ठीक है, DEPRESSIO डिप्रेशन, ठीक है। और ये जो है, ये जो ये पार्ट जो है, ये हमारे पास क्या है, प्रोजेक्शन, ठीक है, क्या है, प्रोजेक्शन, ठीक है। तो ये कह सकते हैं कि जो हम जब देखते हैं किसी सरफेस का जो पार्ट हम देखते हैं, तो जो नीचे की तरफ दबा हुआ होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डिप्रेशंस बोलते हैं, और जो ऊपर की तरफ उभरा हुआ भाग होता है वो हमारे पास क्या कहलाता है, इसका प्रोजेक्शंस कहलाता है, क्या कहलाता है, प्रोजेक्शन कहलाता है, ठीक है। अब हम इसके ऊपर कोई दूसरी बॉडी है जिसका भी सरफेस क्या है, स्मूथ हमें दिखाई दे रहा है, तो वो लेके आते हैं, क्या कोई दूसरी बॉडी है जिसका सरफेस हमें स्मूथ दिखाई देता है, लेकिन क्या है, वो भी हमने माइक्रोस्कोप से देखा तो उसके अंदर भी क्या थी, कुछ इररेगुलरिटीज थी, तो वो लेके आते हैं, वो इसके ऊपर रखते हैं, तो उसकी क्या है, उसका जो प्रोजेक्शन है, वो उसका प्रोजेक्शन क्या है, उसकी जो डिप्रेशन की, इसका जो ये क्या है, ये पार्ट इसका क्या है, ये इस बॉडी का पार्ट जो है, ये इसका क्या है, प्रोजेक्शन है, ये दूसरी बॉडी का प्रोजेक्शन है। तो इसका जो सेकंड बॉडी का जो प्रोजेक्शन है वो फर्स्ट बॉडी के डिप्रेशन के अंदर क्या होता है, इंटरलॉक हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है कि जो हमारे पास सेकंड बॉडी है उसका प्रोजेक्शन फर्स्ट बॉडी के डिप्रेशन के अंदर क्या होता है, इंटरलॉक हो जाते हैं। तो इन जो या ये कह सकते हैं कि दोनों की जो इररेगुलरिटीज हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, इंटरलॉक हो जाती हैं टू ईच अदर। जब इंटरलॉक हो जाती हैं तो उसके तो वो क्या करेंगी, एक बॉडी को मूव नहीं करने देंगी, तो मूव नहीं करने देंगे तो उसके अंदर जो फोर्स क्रिएट हो रहा है, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या है, ड्यू टू इंटरलॉकिंग ऑफ द बॉडी, दैट फोर्स आर कॉल्ड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। जो इसकी वजह में जो फोर्स जो बॉडी को मूव करने के लिए या जो अपोजिंग फोर्स है वो क्या है, इसकी इंटरलॉकिंग की वजह से। तो इंटरलॉकिंग है, इस बॉडी को मूव नहीं करने देती, वो मूव नहीं करने देती, तो वो हमारे पास क्या है, इसका अपोजिंग फोर्स है।
तो वो अपोजिंग फोर्स है, वो हमारे पास क्या कहलाएगा, इसका फ्रिक्शन फोर्स है। क्योंकि जब हम इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं, कोई भी फोर्स अप्लाई करते हैं, लेकिन ये बॉडी मूव नहीं करती तो उस अप्लाइड फोर्स को हम मेजर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन टू सरफेस ऑफ द बॉडीज। ठीक है, जो इन दोनों बॉडी के सरफेस के बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है उसकी फॉर्म में इसको हम अप्लाई करते हैं, इसको मेजर करते हैं। ठीक है, तो ये था हमारे पास क्या था, ओल्ड व्यू था। ठीक है, जो हमारे पास किसकी वजह से था, रफनेस ऑफ द सरफेस। ठीक है, रफनेस ऑफ द सरफेस इज द कॉज ऑफ द फ्रिक्शन। अब मॉडर्न व्यू की हम बात करते हैं। ठीक है, मॉडर्न व्यू की हम बात करते हैं। मॉडर्न व्यू में हमारे पास क्या होता है, तो मॉडर्न व्यू में हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास इसी तरह हमारे पास क्या होगा, सरफेस होगी। ठीक है, लेकिन सरफेस तो हमें ऐसा ही दिखाई देगा, इरेगुलरिटीज होंगी, लेकिन वो इरेगुलरिटीज जो होंगी वो सरफेस की रफनेस की वजह से ना होके वो क्या होगी, दो बॉडी जो है आपस में कांटेक्ट हो रही है, तो उनके अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनका जो एटॉमिक और मॉलिक्यूलर फोर्स क्या है। ठीक है, तो उसकी वजह से जो फोर्स अप्लाई किया, जो अपोजिंग फोर्स है, वो हमारे पास क्या होगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, मॉडर्न व्यू के अंदर फ्रिक्शंस अराइज, जो हमारे पास मॉडर्न और ठीक है, मॉडर्न व्यू के अंदर जो फ्रिक्शन अराइज होता है ऑन अकाउंट ऑफ एटॉमिक स्ट्रॉन्ग एटॉमिक और मॉलिक्यूलर फोर्स, स्ट्रॉन्ग एटॉमिक और मॉलिक्यूलर फोर्स। ठीक है, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, force of attraction between two bodies, दो बॉडी के सरफेस के बीच में। ठीक है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दो बॉडीज की वजह से, उसकी वजह से जो हमारे पास क्या है, अपोजिंग फोर्स है, वो फोर्स हमारे पास क्या है, फ्रिक्शन। तो हमने पहले बात की थी रफनेस सरफेस की। ठीक है, तो रफनेस सरफेस में हमने क्या किया था, अब हम बात करते हैं रफनेस सरफेस ही लेके चलते हैं ऑन द अकाउंट ऑफ रफनेस सरफेस। तो रफनेस सरफेस में हमारे पास क्या हो रहा था कि हमारे पास क्या थी, डिफरेंट टाइप की हमारे पास क्या थी, इरेगुलरिटीज। ठीक है, हमारे पास क्या थी, बॉडी के अंदर सरफेस के अंदर क्या थी, इरेगुलरिटीज। तो अब इसके ऊपर हम कोई दूसरी, ठीक है, बॉडी की हम बात करते हैं। ठीक है, दूसरी हम बॉडी हमारे पास क्या है, दूसरी एक बॉडी है, ठीक है, ये हमारे पास दूसरी बॉडी है जो इसके कॉन्टेक्ट में। ठीक है, तो इस दो क्या है, ये बॉडी है, एक ये बॉडी है, दोनों का सरफेस हमारे पास क्या है, रफनेस। ठीक है, लेकिन जो हमें इनका एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट है, ठीक है, एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट जो है वो कितना है, ये जो बॉडी है इसकी, जो ये बॉडी जो है इसकी कितनी विड्थ है, वो हमारे पास क्या है, एरिया ऑफ अपरेंट कॉन्टेक्ट। ठीक है, कि इनका एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट हमें दिखाई क्या देता है कि ये एरिया जो है, पूरा एरिया इस बॉडी, सेकंड जो बॉडी है इसके कॉन्टेक्ट में है। ठीक है, लेकिन एक्चुअली क्या है, एक्चुअली हम जब माइक्रोस्कोपिक से देखते, माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो एक्चुअली एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट क्या है, वो वेरी स्मॉल। ठीक है, हमें जो एक्चुअल जो हमारे पास अपरेंट एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट है, वो तो ये हमारे पास जो बॉडी की विड्थ है वो पूरा हमें दिखाई देता है कि पूरी बॉडी इसके साथ कॉन्टेक्ट में है। लेकिन जब हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो जो एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट जो है वो एक्चुअली क्या है, ये जो एक्चुअली एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट ये है। ठीक है, ये है एरिया ऑफ एक्चुअल कॉन्टेक्ट। ये एक्चुअल कॉन्टेक्ट हमारे पास ये है जब हम इसको माइक्रोस्कोप से देखते हैं। ये हमारे पास क्या है, ऑलमोस्ट इसका जो रेशियो होता है 1/10⁴। इस रेशियो का ये कॉन्टेक्ट होता है। ठीक है, कि मीन्स ये तो हमारे पास एरिया अपरेंट कॉन्टेक्ट है, लेकिन एक्चुअली ये है, तो एक्चुअली में हमारे पास इन दोनों का जो रेशियो होता है वो ये होता है। ठीक है, तो हम कॉन्टेक्ट पॉइंट की बात करते हैं
तो ये जो हमारे पास कॉन्टेक्ट है, तो इस कॉन्टेक्ट के अंदर जो हमारे पास क्या है, इन दोनों सरफेस के बीच में क्या है, सम मोलिकुलर फोर्स। ठीक है, जब हमारे पास ये एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट हैं, तो इसके अंदर हमारे पास क्या है, इस बॉडी के अंदर भी मॉलिक्यूल्स हैं और इस बॉडी के अंदर भी मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ एडिशन। ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ एडिशन या एडिशन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों के अंदर क्या है, मॉलिक्यूल्स है। फोर्स ऑफ एडिशन क्या होता है, फोर्स ऑफ एडिशन होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल ऑफ डिफरेंट बॉडी। ठीक है, क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ द डिफरेंट बॉडी या डिफरेंट सब्सटेंस। दो अलग अलग सब्सटेंस है, उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, फोर्स ऑफ एडिशन। क्या कहलाता है, फोर्स ऑफ एडिशन या फोर्स ऑफ एडिशन। तो ये दोनों अलग अलग बॉडी हैं, तो इसलिए इस दोनों के अंदर क्या होगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ एडिशन होगा वन ऑन द वन अदर। तो इन दोनों के अंदर एक्चुअल जो एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट है बिकम टू लार्ज। ठीक है, तो इन दोनों के अंदर मीन्स हम कह सकते हैं कि एडिशिव प्रेशर। एडिशिव प्रेशर हमारे पास क्या है, एडिशिव प्रेशर इस क्या होगा, फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया। ये है एक्चुअली एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट है वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल है, तो फोर्स एडिशिव प्रेशर क्या हो जाएगा, इज वेरी लार्ज। ठीक है, एरिया एक्चुअली एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट क्या है, वेरी स्मॉल है, तो देन द एरिया एडिशिव प्रेशर इज वेरी लार्ज। ठीक है, तो एडिशिव प्रेशर वेरी लार्ज हो जाएगा, सो मच so that many of the contact points may deform physically and become cold। ठीक है, तो इसमें से जो इसके जो बहुत से पॉइंट हैं जो क्या हो जाएंगे, डिफॉर्म हो जाएंगे, डिफॉर्म हो जाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएंगे, इसके अंदर कोल्ड वेल्ड होंगे, जो हमारे पास क्या है, एक तरह से कोल्ड वेल्ड बन जाएगा। क्या हो जाएगा, कोल्ड वेल्ड। व्हेन वन बॉडी ट्राई टू मूव ओवर द अदर, जब कोई एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर मूव करने की कोशिश करती है, तो इट इन्वॉल्व रिपर्टिंग ऑफ द थाउजेंड ऑफ सच टिनी कोल्ड वेल्ड। ठीक है, तो इसके अंदर क्या हो जाएगी, थाउजेंड ऑफ कोल्ड वेल्ड इन्वॉल्व होगी, रिपर्टिंग हो जाएंगी। तो दिस गिव द राइज ऑफ अपोजिंग फोर्स, ये हमारे पास क्या जो अपोजिंग फोर्स है उसको राइज अप कर देगी। अपोजिंग फोर्स हम क्या है, हमारे पास फ्रिक्शन है। ठीक है, नोट दैट द टिनी कोल्ड वेल्ड रिफॉर्म कंटिन्यूसली एज न्यू चांस कॉन्टेक्ट पार्ट। जब नया कॉन्टेक्ट बनेगा तो उस केस में हमारे पास क्या है, और इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कॉन्टेक्ट में आएंगे, कॉन्टेक्ट में आएंगे तो हमारे पास क्या होता है, अगेन टिनी कोल्ड वेल्ड रिफॉर्म, दोबारा हमारे पास जो टिनी कोल्ड वेल्ड है वो रिफॉर्म हो जाएगी। तो इस तरह हमारे पास कहेंगे एडिशिव प्रेशर है या एडिशिव फोर्स है, वो अप्लाई करता है, एक्ट करता है, जो हमारे पास क्या है, इंटरमोलिकुलर फोर्स है, और वो इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है वो पहले ए अपोजिंग फोर्स एंड कॉल्ड द फ्रिक्शनल। तो हमारे पास जो मॉडर्न व्यू के अंदर हमारे पास जो फ्रिक्शन फोर्स है वो क्या हमारे पास क्या है, ऑन द अकाउंट ऑफ द स्ट्रॉन्ग एटॉमिक और इंटरमोलिकुलर फोर्स की वजह से होता है। तो ये हमने एडिशिव फोर्स की बात की थी। एडिशिव फोर्स क्या था, अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस। यदि हमारे पास ये दोनों बॉडी एक जैसी होती तो वो हमारे पास क्या होता, कोहेसिव फोर्स होता। क्या होता, कोहेसिव फोर्स होता, तो वो हमारे पास क्या, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल ऑफ द सेम सब्सटेंस। सेम सब्सटेंस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो हमारे पास क्या होता है, कोहेसिव फोर्स या कोहेजन फोर्स ऑफ। तो ये हमारे पास क्या है, मॉडर्न व्यू ऑफ द फ्रिक्शन। फ्रिक्शन में भी क्लासिफाई इनटू टू टाइप्स। क्या हमारे पास जो फ्रिक्शन है वो टू टाइप से क्लासिफाई किया जाता है। कौन से एक तो होता है एक्सटर्नल फ्रिक्शन, होता है एक्सटर्नल फ्रिक्शन। दूसरा है हमारे पास इंटरनल फ्रिक्शन। तो एक्सटर्नल फ्रिक्शन हमारे पास क्या होता है, इंटरनल फ्रिक्शन क्या होता है। एक्सटर्नल फ्रिक्शन क्या होता है, ठीक है, एक्सटर्नल फ्रिक्शन अराइज व्हेन टू बॉडी आर कॉन्टेक्ट विद ईच अदर। ठीक है, तो हम इसको डिफाइन करते हैं कि एक्सटर्नल फ्रिक्शन हमारे पास क्या होता है, कि हमारे पास कब अराइज होता है। एक्सटर्नल फ्रिक्शन
arises when two body are contact। जब हमारे पास क्या है, दो बॉडी कांटेक्ट में आती हैं, ठीक है, विद ईच अदर, ठीक है, कांटेक्ट विद ईच अदर एंड ट्राई टू मूव, ठीक है, और वो क्या कहते हैं, मूव करने की कोशिश करती हैं और एक्चुअल रिलेटिव मोशन, ठीक है, ऑन देयर और एक्चुअल रिलेटिव मोशन। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, जब हमारे पास क्या है, कोई दो बॉडी कांटेक्ट में आती हैं और वो क्या करती हैं कि एक मूव करती हैं, जैसे एक बॉडी ये है, इस बॉडी के ऊपर दूसरी बॉडी हमारे पास कांटेक्ट में आती है, जब ये क्या है, ट्राई टू मूव करने की कोशिश करती है, या एक्चुअली इसकी जो रिलेटिव मोशन जो है, मीन्स ये इसके रिस्पेक्ट में इसकी जो मोशन है, ठीक है, वो इसकी बिकम टू, दो एक्चुअल इसकी रिलेटिव मोशन बन जाती है, क्या है, इसकी दो रिलेटिव मोशन बन जाती हैं। तो उस केस में हमारे पास जो फ्रिक्शन होगा, वो फ्रिक्शन हमारे पास क्या कहलाएगा, एक्सटर्नल फ्रिक्शन। क्या है, जब हमारे पास दो बॉडी जब कांटेक्ट में आती हैं, विच ईच एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं और वो मूव करने की कोशिश करती हैं, तब उनकी जो मोशंस जो है वो क्या होता है, रिलेटिव मोशन, दो रिलेटिव मोशन बन जाती हैं। तो उस केस में हम इसको क्या कहेंगे, एक्सटर्नल फ्रिक्शन। ये हमारे पास क्या था, एक्सटर्नल फ्रिक्शन। अब इंटरनल फ्रिक्शन की बात करते हैं, ठीक है, तो इंटरनल फ्रिक्शन हमारे पास क्या होगा, अराइजिस। इंटरनल फ्रिक्शन हमारे पास क्या हो, कब अराइज होगा, अराइजिस ऑन द अकाउंट ऑफ रिलेटिव मोशन, मोशन ऑफ द सेम बॉडी। ठीक है, कि हमारे पास क्या है, कोई भी एक बॉडी है, ठीक है, उस बॉडी के अंदर रिलेटिव मोशन है, ठीक है, सेम बॉडी, तो इस बॉडी के अंदर क्या होगा, ठीक है, मोशन ऑफ द सेम बॉडी बिटवीन टू लीव, मीन्स वो जो हमारे पास बॉडी है, उस बॉडी के अंदर जो लेयर होंगी, डिफरेंट लेयर होंगी, ठीक है, उस लेयर के अंदर जो हमारे पास रिलेटिव मोशंस होगी, ठीक है, वो हमारे पास क्या होगा, इंटरनल फ्रिक्शन होगा। अब ये सेम बॉडी क्या होगी, हमारे पास हम लिक्विड की बात करते हैं, लेयर हमारे पास क्या होती है, लिक्विड में होती है, मोशन ऑफ द लिक्विड, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होते हैं, लेयर जो होती हैं वो क्या होती हैं, लिक्विड्स के अंदर होती हैं। तो यह हमारे पास क्या हो जाएगी, जो उसकी लिक्विड की लेयर होगी, उस लेयर की जो रिलेटिव मोशंस होगी, उनकी मोशन की वजह से हमारे पास जो फ्रिक्शन अराइज होता है, उस फ्रिक्शन को हम क्या कहेंगे, इंटरनल फ्रिक्शन कहेंगे। ठीक है, जैसे हमारे पास विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड इज द एग्जांपल ऑफ द इंटरनल फ्रिक्शन। क्या है हमारे पास, विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड, विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड इज द एग्जांपल ऑफ किसका एग्जांपल है, एग्जांपल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन। ठीक है, इंटरनल फ्रिक्शन का एग्जांपल है विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड। ये हमारे पास है। अब हमने एक्सटर्नल फ्रिक्शन की बात की है। एक्सटर्नल फ्रिक्शन हम भी हमारे पास क्या होता है, 3 टाइप से होता है। एक्सटर्नल फ्रिक्शन हमारे पास क्या होता है, कितने टाइप का होता है, 3 टाइप का होता है। कौन कौन से, स्टैटिक फ्रिक्शन, ये तो हम एक्सटर्नल फ्रिक्शन, थ्री टाइप्स होती है इसके अंदर। कौन कौन सी होती हैं, एक तो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, दूसरा होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन, और तीसरा होता है काइनेटिक फ्रिक्शन। ये 3 फ्रिक्शन होते हैं एक्सटर्नल फ्रिक्शन। इन 3 टाइप्स के अंदर क्लासिफाई किया गया है, स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन। तो ये है हमारे पास। अब हम बात करते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन की, कि हमारे पास स्टैटिक फ्रिक्शन हमारे पास है क्या।
स्टैटिक फ्रिक्शन हमारे पास क्या है, ठीक है। उसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास क्या है, कोई एक सरफेस है, हॉरिजॉन्टल सरफेस है, जिसके ऊपर हमारे पास क्या है, एक ब्लॉक लेंगे, ठीक है। लेट अस कंसीडर ए ब्लॉक ऑफ वेट mg। एक ब्लॉक है जिसका वेट क्या है, mg है, लेइंग ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस, ठीक है, लेइंग ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस व्हेन ए बॉडी प्रेस अगेंस्ट ए सरफेस, ठीक है। तो ये बॉडी जो है, इस बॉडी इसको इसके सरफेस को क्या करिए, प्रेस करिए विद द फोर्स ऑफ mg फोर्स से इसको क्या करिए, प्रेस करिए, तो सरफेस डिफॉर्म। तो इसका ये सरफेस है, इसका ये सरफेस है, ये क्या हो जाएगा, डिफॉर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिफॉर्म हो जाएगा, ठीक है। इट अपीयर टू द रिजिड, लेकिन हमें क्या होता है, रिजिड अपीयर दिखाई देता है। क्यों ये रिजिड क्यों होगा, क्योंकि डिफॉर्म सरफेस पुशेस ऑन द बॉडी। ये जो सरफेस है डिफॉर्म जो हो रहा है, ये सरफेस क्या करेगा, इसको अपोज करेगा। डिफॉर्म सरफेस क्या है, इसको अपोज करेगा विद ए नॉर्मल फोर्स, विद ए नॉर्मल फोर्स। ये नॉर्मल फोर्स इसको क्या करेगा, अपोज करेगा। जो आर इज द नॉर्मल फोर्स विच इज द परपेंडिकुलर टू द सरफेस। जो इस सरफेस के क्या होगा, इस सरफेस के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। इससे जो डिफॉर्म सरफेस है पुश द बॉडी, इस बॉडी को पुश करेगा, या ठीक है, नॉर्मल विद ए नॉर्मल फोर्स आर, ठीक है। द नॉर्मल फोर्स इज द परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ठीक है। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं। एंड दैट इज बैलेंस द वेट mg, जो इस वेट mg को क्या करता है, बैलेंस करता है। R इज इक्वल टू mg, ये होगा हमारे पास। अब हम क्या करते हैं, सपोज ए स्मॉल फोर्स P इज अप्लाइड ऑन द ब्लॉक, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस ब्लॉक के ऊपर एक P फोर्स अप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, अब इस ब्लॉक को मूव करने के लिए हम एक P फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है। वी नो फोर्स एक्सपीरियंस ए स्मॉल अप्लाइड फोर्स मे नॉट बी एबल टू मूव द बॉडी प्रैक्टिकली। अब ये जो फोर्स P जो है, हमें पता है कि ये जो P फोर्स है, ये स्मॉल फोर्स है, तो ये बॉडी को मूव करने के में एबल नहीं है। तो क्यों नहीं है मूव, द बॉडी रिमेन एट रेस्ट। क्यों रिमेन एट रेस्ट क्यों है, क्योंकि ए स्मॉल फोर्स अप comes into play in the horizontal direction and opposite to the applied force। जो हमने फोर्स अप्लाई किया गया है, इसके अपोजिट में क्या होगा, एक अप फोर्स, ठीक है, आए, ठीक है। एक अनदर फोर्स अप comes into play in the horizontal direction, ये horizontal direction है, and opposite to the applied force। क्यों, जब ये बॉडी मूव नहीं कर रही है, तो हमें पता है ये बॉडी प्रैक्टिकली मूव नहीं कर रही है, तो क्यों नहीं मूव कर रही, क्योंकि ये जो फोर्स हमने अप्लाई किया था, इस फोर्स के रिस्पेक्ट में, इसके अपोजिट में और इस हॉरिजॉन्टली एक फोर्स अप्लाई किया, या प्ले एक फोर्स कैम्स प्ले, एक फोर्स ने अपना रोल अदा किया है, ठीक है। वो फोर्स हमारे पास क्या कर रहा है, जो फोर्स P जो हमारे पास आया है, वो फोर्स क्या करता है, जो रिजल्टिंग फोर्स है उसको क्या करता है, जीरो कर, ठीक है। तो रिजल्टिंग नेट फोर्स इज जीरो ऑन द बॉडी, ठीक है। द फोर्स अलोंग हॉरिजॉन्टल सरफेस ऑफ द बॉडी इन कॉन्टेक्ट विद द, ठीक है, जो हमारे पास ये फोर्स F है, ठीक है, जो क्या है, द फोर्स F एक्टिंग अलोंग द सरफेस ऑफ द बॉडी, इस बॉडी के अलोंग है, इट कॉन्टेक्ट विद द टेबल या जो भी हमारे पास बॉडी है, नोन एज द फ्रिक्शन फोर्स। क्या सीधी सी बात है, इस अप फोर्स को हम क्या कहेंगे, अप फोर्स इज कॉल्ड द फ्रिक्शनल, ये हमारे पास क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक, ये जो अप फोर्स है, ये हमारे पास क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स है। और ये हमारे पास क्या है, ये पी फोर्स हमने अप्लाई किया है, इसको मूव नहीं होने देता। तो मूव नहीं होने देता तो कर लो, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, अब इक्वल टू, ये दोनों बराबर हैं, तो रिजल्टिंग फोर्स हमारे पास क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब हम P को जितना इंक्रीज करते हैं, P को इंक्रीज करते हैं, P को हम क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं,
तो हमारे पास क्या होगा, अब आल्सो इंक्रीज, क्या है, व्हेन वी इंक्रीज पी फ्रिक्शनल फोर्स अब आल्सो इंक्रीजेस रिमेनिंग इक्वल टू द पी आर। तो ये अब हमारे पास हमेशा पी के इक्वल रहेगा व्हेन बॉडी डज नॉट मूव। जब तक हमारे पास बॉडी मूव नहीं करती तो पी और अब दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे एंड अपोजिट होंगे। तो हम स्टैटिक फोर्स को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, द अपोजिंग फोर्स दैट कैन प्ले इनटू, क्या होगा, द अपोजिंग फोर्स दैट कैन इनटू प्ले, वो फोर्स हमें प्ले व्हेन वन बॉडी टेंड टू मूव, व्हेन वन बॉडी टेंड टू मूव ऑन द अदर बॉडी। ठीक है, ठीक है, तो वो फोर्स हमारे पास क्या होगा, ठीक है, कि हमारे पास द अपोजिंग फोर्स दैट कैन इनटू प्ले व्हेन वन बॉडी टेंड टू मूव ऑन अदर बॉडी या अनदर बॉडी, ठीक है, अनदर बॉडी एंड रिजल्टिंग एज बॉडी रिमेन रेस्ट। ठीक है, तो उस केस में हमारे पास क्या है, बॉडी मोशन एक्चुअली डज नॉट मूव, हमारे पास बॉडी मूव रहती है, दैट अपोजिंग फोर्स आर कॉल्ड द अपोजिंग फोर्स आर कॉल्ड द स्टैटिक। ये अपोजिंग फोर्स है हमारे पास क्या करेगा, स्टैटिक फोर्स करेगा। ठीक है, कि जब हमारे पास कोई बॉडी है, जैसे ये बॉडी है, इसको मैं इसके ऊपर क्या है, एक फोर्स अप्लाई करता हूं, मैंने इसको इधर फोर्स अप्लाई किया है, लेकिन ये मूव नहीं हो रही। मूव क्यों नहीं हो रही, क्योंकि इसका एक अपोजिंग फोर्स है, अपोजिंग फोर्स है इधर, वो जो इसको क्या कर रहा है, इसका अपोज कर रहा है, इसकी मोशन का अपोज कर रहा है, और वो अपोज, ठीक है, जिसकी वजह से ये बॉडी रेस्ट में रहती है, और रेस्ट में रहती है तो उस अपोजिंग फोर्स को हम क्या कहेंगे, स्टैटिक फोर्स। या ये कह सकते हैं कि वो फोर्स जिसकी वजह से, जिसको अप्लाई करने से एक अपोजिंग फोर्स डेवलप होता है, और वो फोर्स उस बॉडी को मूव नहीं करने देता, वो जो फोर्स उस बॉडी को मूव नहीं करने देता, तो वो फोर्स हमारे पास क्या है, स्टैटिक फोर्स। ठीक है, वो क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन है हमारे पास, क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, तो हमारे पास स्टैटिक फ्रिक्शन जो है ये अपने आप एग्जिस्ट नहीं करता। क्या है, जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो हमारे पास क्या है, द स्टैटिक फ्रिक्शन डज नॉट एग्जिस्ट बाय इटसेल्फ। तो व्हेन देयर इज नो अप्लाइड फोर्स, यदि इसके ऊपर कोई अप्लाइड फोर्स नहीं होता, देयर इज नो फ्रिक्शन, तो इसके ऊपर फ्रिक्शन भी नहीं होता, इट कम्स इनटू प्ले द मोमेंट देयर इज अप्लाइड फोर्स। ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर हम फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तो बॉडी रेस्ट में है, तो रेस्ट में ही रहेगी, इसके ऊपर कोई फ्रिक्शन ही फोर्स है नहीं। ठीक है, यदि हमने इसको मूवमेंट के लिए कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया है, तभी हमारे पास क्या है, अपोजिंग फोर्स डेवलप हुआ है। ठीक है, तो एक्स, अब हम ग्राफ की बात करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास है ग्राफ। ठीक है, ये ग्राफ हमारे पास क्या है, अप्लाइड फोर्स, ये हमारे पास क्या है, अप्लाइड फोर्स है, और ये हमारे पास है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो अब क्या है कि व्हेन वी इंक्रीज द अप्लाइड फोर्स, ये हमारे पास अप्लाइड फोर्स है, हम अप्लाइड फोर्स को इंक्रीज करते जाते हैं, तो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है अप, ये हमारे पास क्या है पी। तो इसको इंक्रीज, अप्लाइड फोर्स को इंक्रीज करते जाते हैं, तो हमारे पास फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आल्सो इंक्रीजेस। क्या है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आल्सो इंक्रीज। जब जो हम अप्लाइड फोर्स को इंक्रीज करते जाते हैं, अप्लाइड फोर्स जो है वो इंक्रीज करते हैं, तो हमारे पास फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है, आल्सो इंक्रीजेस, एंड बोथ बॉडी इज रिमेन रेस्ट, या बॉडी डज नॉट मूव। ठीक है, बॉडी हमारे पास मूव नहीं करती। ठीक है, तो अपोजिंग फोर्स ऑफ इज कॉल्ड द फ्रिक्शनल।
ठीक है। ये हमारे पास क्या है, इसकी ग्राफ की रिप्रेजेंटेशन। तो हमारे पास जो स्टैटिक फ्रिक्शन अपोज इंपेंडिंग मोशन, हमारे पास क्या है, जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो क्या करती है, अपोजिज इंपेंडिंग मोशन। जो इंपेंडिंग मोशन होती है उसको भी अपोज करती है। इंपेंडिंग मोशन क्या होती है, द टर्म इंपेंडिंग मोशंस मींस मोशन वुड टेक प्लेस अंडर द अप्लाइड। क्या है, जब हम कोई फोर्स अप्लाई करते हैं उसके रिस्पेक्ट में हमारे पास जो मोशंस होती है वो हमारे पास क्या होती है, इंपेंडिंग मोशंस होती है। यदि हमारे पास क्या है, फ्रिक्शन अब्सेंट है, क्या है हमारे पास फ्रिक्शन अब्सेंट है, तो हमारे पास क्या है, वो हमने कोई फोर्स अप्लाई किया है और हमारे पास फ्रिक्शन अब्सेंट है, तो वो मोशन जो होगी वो हमारे पास क्या होगी, इंपेंडिंग मोशंस होगी। ये हमारे पास, अब ये तो हमारे पास क्या थी, स्टैटिक फ्रिक्शन की बात थी। अब हम क्या करते हैं, जो हमने अप्लाइड फोर्स है, इस फोर्स को हम क्या करते हैं, इंक्रीज करते जाते हैं। इस अप्लाइड फोर्स को हम क्या करते हैं, इंक्रीज करते जाते हैं। तो हमारे पास क्या है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी इंक्रीज करेगा ही करेगा, जिसका रिजल्ट क्या रहेगा कि हमारे पास जो बॉडी है वो मूव नहीं करेगी। अब हमने क्या करते हैं, इस बॉडी को अप्लाइड फोर्स को मूव करते 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 मूव करते हैं, तो ये बॉडी ने मूव करना स्टार्ट किया। क्या करते हैं, इस बॉडी ने मूव करना स्टार्ट किया। क्या कर दिया, इस बॉडी ने मूव करना स्टार्ट कर दिया। तो जिस फोर्स के ऊपर आकर जो अप्लाइड फोर्स है जिस अप्लाइड फोर्स के ऊपर बॉडी ने मूव किया है वो अप्लाइड फोर्स हमारे पास क्या है, लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या है, एज वी इंक्रीज अप्लाइड फोर्स ए स्टेज कैम व्हेन बॉडी इज जस्ट एट द वर्च ऑफ मूविंग वन अनदर। ठीक है, जब हमने फोर्स अप्लाई करते हैं तो हमारे अप्लाइड फोर्स को इंक्रीज करते जाते हैं, तो हमारे पास बॉडी है वर्च ऑफ मूविंग। ठीक है, वर्च ऑफ मूविंग मतलब कि मोशन के किनारे पे आ जाती है। बस बॉडी क्या है, मोशन करने के लायक हो, मतलब कि जो ही हमने थोड़ा सा फ्रिक्शन और फोर्स अप्लाई किया तो बॉडी मूव करने लग जाती है। तो उस लिमिट पे आके हमारे पास क्या है, जो वर्च ऑफ मोशन है, तो वो स्टेट हमारे पास क्या कहते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन। द स्टैटिक फ्रिक्शन एट दिस स्टेज इज ऑब्वियसली मैक्सिमम। मींस हमारे पास उस केस में स्टैटिक जो फ्रिक्शन है वो मैक्सिमम हो जाता है। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन कॉल्ड द लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो हम लिमिटिंग फ्रिक्शन किसको कहेंगे, हम लिमिटिंग फ्रिक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे, लिमिटिंग फ्रिक्शन इज द मैक्सिमम अपोजिंग फोर्स। क्या है, लिमिटिंग is the maximum opposing force। मैक्सिमम अपोजिंग फोर्स कौन सा मैक्सिमम अपोजिंग फोर्स है, कौन सा मैक्सिमम अपोजिंग फोर्स है, दैट कम्स इनटू प्ले व्हेन वन बॉडी इज दैट कैन इनटू प्ले व्हेन body is to was into moving। ठीक है, कि वर्च ऑफ मूविंग या into moving over the surface of another board। ठीक है, कि वो हमारे पास क्या है, वो मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है, वो मैक्सिमम अपोजिंग फोर्स दैट कैम इनटू प्ले। क्या है, दैट कैम इनटू प्ले व्हेन वन बॉडी इज। ठीक है, हमारे पास एक बॉडी है वर्च ऑफ मूविंग ओवर द सरफेस ऑफ अदर बॉडी, दूसरी जो बॉडी है उसके ऊपर हमारे पास क्या है, मूविंग करने के किनारे पे आ जाती है, मीन्स मूविंग करने की कोशिश करती है। तो वो हमारे पास मैक्सिमम अपोजिंग फोर्स है, वो हमारे पास क्या है, लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या है, लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब जो ही हम क्या करते हैं, अप्लाइड फोर्स इंक्रीज करते हैं। ठीक है, स्लाइटली बियॉन्ड द लिमिटिंग फ्रिक्शन, जो हमारे पास लिमिटिंग फ्रिक्शन है उसको क्रॉस कर जाता है, तो दैट एक्चुअली मोशन का क्या है, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन था, इसको थोड़ा क्रॉस कर जाता है, अप्लाइड फोर्स क्या है इसको क्रॉस कर जाता है, तो हमारे पास क्या होगा, एक्चुअली बॉडी इज मूविंग। ठीक है, बॉडी क्या करती है, एक्चुअली मूव, इसकी मोशन स्टार्ट होती है। द डज नॉट
मीन्स द फ्रिक्शन इज डेसिबल या डिसअपियर। ठीक है, मीन्स इसके अंदर ये नहीं है कि इसके अंदर जो फ्रिक्शन है वो डिसअपियर होगी। मीन्स हमारे पास एक्चुअली बॉडी मूव तो करना स्टार्ट कर देगी, लेकिन इसके अंदर ये नहीं कि इसके अंदर फ्रिक्शन डिसअपियर हो गया। इट्स ओनली मीन दैट द अप्लाइड फोर्स इज नाउ ग्रेटर देन द लिमिटिंग फ्रिक्शन। इस केस में हमारे पास जो फोर्स है, अप्लाइड फोर्स है, वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा हो जाता है। लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा हो जाता है तो दैट फ्रिक्शन आर कॉल्ड द काइनेटिक फ्रिक्शन। तो वो फ्रिक्शन तो इसके अंदर डिसअपियर हुआ नहीं है, लेकिन इसके अंदर जो फ्रिक्शन बचा है वो फ्रिक्शन हमारे पास क्या कहलाएगा? काइनेटिक फ्रिक्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? काइनेटिक फ्रिक्शन कहलाएगा। काइनेटिक फ्रिक्शन को हम कैसे डिफाइन करेंगे? काइनेटिक फ्रिक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे? ठीक है, काइनेटिक फ्रिक्शन इज अपोजिंग फोर्स दैट कम इनटू प्ले व्हेन वन बॉडी इज एक्चुअली मूविंग ओवर द सरफेस ऑफ अनदर। ठीक है, काइनेटिक फ्रिक्शन ऑफ द अपोजिंग फोर्स ऑफ द अपोजिंग फोर्स। ठीक है, जो हमारे पास अपोजिंग फोर्स है उसका जो काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होगा? दैट टेंड्स इनटू प्ले, दैट टेंड्स into play when one body actually moving on the another। जब हमारे पास बॉडी जो है वो एक्चुअली मूव करने लग जाती है ओवर द सरफेस ऑफ द अनदर बॉडी या ओवर द ऑन द अनदर। ठीक है, कोई दूसरी बॉडी है उसके ऊपर हमारे पास वो बॉडी क्या करने लग गए? मूव करने लग गए। जो अब हमारे पास क्या है? वो बॉडी मूव करती है। क्या कहेगी? मूव करती रहेगी। ये हमारे पास अप्लाइड फोर्स लगाते रहेंगे तो ये बॉडी हमारे पास क्या होगी? मूव करती रहेगी। मूव करते रहेगी तो इसका जो काइनेटिक फ्रिक्शन जो था वो हमारे पास क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जो इसका फ्रिक्शन जो है वो इसके अंदर क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, इस काइनेटिक फ्रिक्शन को हम डायनामिक फ्रिक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायनामिक फ्रिक्शन बोलते हैं। तो हमने क्या देखा कि द फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शंस डिपेंड अपॉन द नॉर्मल रिएक्शन एंड ऑन क्वालिटी ऑफ फिनिश ऑफ द रबिंग सर्फेस। क्या था? हमारे पास जो काइनेटिक फ्रिक्शन है वो डिपेंड अपॉन द नॉर्मल रिएक्शन एंड द ऑन क्वालिटी ऑफ फिनिश ऑफ द रबिंग सर्फेस। जो सर्फेस है उसकी फिनिशिंग कैसी है उसके ऊपर डिपेंड। इट डज नॉट अपॉन द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। इसका एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है उसके ऊपर डिपेंड नहीं है, बट द काइनेटिक फ्रिक्शन डज डिपेंड्स ऑन द वेलोसिटी ऑफ रिलेटिव मोशन ऑफ द बॉडीज। बॉडीज की रिलेटिव वेलोसिटी क्या है उसके ऊपर भी ये डिपेंड करती है। तो ये हमने ग्राफ लोड किया है। इस ग्राफ के अंदर हमने क्या है? एक अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शन के बीच में इसके अंदर हमारे पास क्या है? अब मैं हमारे पास ये O पॉइंट था, ये हमारे पास एक पॉइंट है। तो इस एक पॉइंट पे हमारे पास क्या है कि यहां से ये हमारे पास क्या है? लिमिट, ये जो है ये हमारे पास क्या है? लिमिटिंग फ्रिक्शंस एट ए जो है हमारे पास ए स्टैटिक फ्रिक्शन। एक पॉइंट पे हमारे पास क्या है? स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम है। आर रिप्रेजेंट द लिमिटिंग फ्रिक्शन। ए इज स्टैटिक फ्रिक्शन इज क्या होगा? ये हमारे पास क्या है? स्टैटिक फ्रिक्शन इज मैक्सिमम। आर कॉल्ड द लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये हमारे पास क्या है? लिमिटिंग फ्रिक्शन। ओ ए कर्व इज द रिप्रेजेंट द स्टैटिक फ्रिक्शन। ओ ए कर्व हमारे पास किसको रिप्रेजेंट करता है? स्टैटिक फ्रिक्शन को रिप्रेजेंट करता है। इसको हमने एफ नाम दिया है। अब जो हमारे पास हमारे पास ए के ऊपर हमारे पास क्या है? स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है? मैक्सिमम है। स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम है तो ये रिप्रेजेंट करता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, अब ये किसको रिप्रेजेंट करता है? स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम है तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है? लिमिटिंग फ्रिक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन को रिप्रेजेंट करता है। अब उसके बाद बियॉन्ड ए से बियॉन्ड जब हमारे पास क्या होता है? बी, बियॉन्ड ए द पोर्शन BC ऑफ द कर्व रिप्रेजेंट द काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? काइनेटिक फ्रिक्शन को रिप्रेजेंट करता है। आर कॉल्ड द, ये हमारे पास क्या होगा? अब जो पोर्शन हमारे पास क्या है? BC है ऑफ द कर्व आर रिप्रेजेंट द काइनेटिक फ्रिक्शन। तो बियॉन्ड ए द
फ्रिक्शन जो हमारे पास डिक्रीजिंग स्लाइड, एक जो ही हमारे पास लिमिटिंग फ्रिक्शन क्रॉस करके जब काइनेटिक फ्रिक्शन में जाएंगे तो हमारे पास जो है फ्रिक्शन क्या है वो थोड़ा सा डिक्रीज करेगा, फिर हमारे पास क्या होगा काइनेटिक फ्रिक्शन स्टार्ट होगा, जो हमारे पास क्या है BC कर्व रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो यहाँ हमने क्या, ठीक है, तो इसके अंदर हमने देखा कि हमारे पास जो काइनेटिक फ्रिक्शन है ऑलवेज स्लाइटली लेस देन द लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये हमारे पास ए पे हमारे पास क्या था लिमिटिंग फ्रिक्शन था, और ये B to C हमारे पास क्या है काइनेटिक फ्रिक्शन है। यहाँ हमने देखा कि हमारे पास जो काइनेटिक फ्रिक्शन है वो स्लाइटली लेस देन द लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, वो हमेशा लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वंस ऑफ द मोशन स्टार्ट एक्चुअली, जब हमारे पास मोशन स्टार्ट हो जाती है एक्चुअली, द इनर्शिया ऑफ रेस्ट हैज बीन ओवरकम। जो इनर्शिया ऑफ रेस्ट है हैज बीन ओवरकम, उसको हम क्रॉस कर जाते हैं। व्हेन मोशन हैज एक्चुअली स्टार्ट, जब हमारे पास एक्चुअली मोशन स्टार्ट हो जाती है तो इरेगुलरिटीज ऑफ वन सरफेस हैव लिटिल टाइम टू गेट लोग अगेन। तो वो जो हमारे पास क्या है थोड़े समय के लिए जो उसकी इरेगुलरिटी लोग हो जाती है एंड इरेगुलरिटी ऑफ द अदर सरफेस, दूसरे सरफेस के साथ, इस वजह से हमारे पास जो ये फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन है ये क्या हो जाता है लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम हो गया। तो हमारे पास काइनेटिक फ्रिक्शन था, ये काइनेटिक फ्रिक्शन इसको हम क्या बोलते हैं डायनामिक फ्रिक्शन भी बोलते हैं। ये हमारे पास दो टाइप का होता है। क्या होता है? दो टाइप का होता है। एक तो होता है हमारे पास स्लाइडिंग फ्रिक्शन, क्या होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, दूसरा होता है रोलिंग फ्रिक्शन। दो टाइप होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है, तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन हमारे पास क्या होगा? द अपोजिंग फोर्स दैट कम्स इनटू प्ले व्हेन वन बॉडी इज एक्चुअली स्लाइड ओवर द सरफेस ऑफ द अनदर बॉडी। ठीक है, ये क्या होगा? व्हेन वन बॉडी इज स्लाइड ओवर द सरफेस ऑफ अनदर। स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होगा? द स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज द अपोजिंग फोर्स दैट कम्स इनटू प्ले व्हेन वन बॉडी इज स्लाइड ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी। जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के सरफेस के ऊपर स्लाइड करती है तो हमारे पास क्या होगा? स्लाइडिंग फ्रिक्शन होगा। रोलिंग फ्रिक्शन हमारे पास क्या होगा? द अपोजिंग फोर्स दैट कम्स इनटू प्ले व्हेन वन बॉडी rolls over the surface of another। जब एक बॉडी किसी दूसरी बॉडी के सरफेस के ऊपर रोल करती है तो वो हमारे पास क्या होगा? रोलिंग फ्रिक्शन। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन का एग्जांपल हमारे पास क्या है? स्लाइडिंग फ्रिक्शन का एग्जांपल लेते हैं, एक फ्लैट ब्लॉक इज मूव ओवर द फ्लैट सरफेस ऑफ ए टेबल। या ये कह सकते हैं कि ए टेबल मूव ऑन ए बुक मूव ऑन ए टेबल से, या हमारे पास कोई टेबल है, टेबल मूव या शिफ्ट ऑन ए ग्राउंड या मूव ऑन ए ग्राउंड। एक टेबल को हम जब घिसदा के या स्लाइड करवा के एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाते हैं तो वो उस टेबल की स्लाइडिंग है ओवर द ग्राउंड को। इसी तरह बुक को हम टेबल के एक जगह से रख के दूसरी जगह पे ऐसे शिफ्ट कर देते हैं तो बिना उठाए, तो वो हमारे पास क्या है? स्लाइडिंग ऑफ द बुक ओवर द सरफेस ऑफ द टेबल। ठीक है, अब रोलिंग का एग्जांपल लेते हैं रोलिंग फ्रिक्शंस का। तो रोलिंग फ्रिक्शन में हमारे पास क्या आता है? बॉल को जब हम ग्राउंड के ऊपर छोड़ देते हैं तो वो क्या आते हैं? रोल करती हुई क्या आते हैं? एक जगह से दूसरी जगह पे जाती है, तो वो उसका क्या है? रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है, फिर स्टॉप भी हो जाती है धीरे धीरे। इसी तरह हमारे पास क्या है? कोई साइकिल है, कोई मोटर व्हीकल है, उसके टायर हैं जो ग्राउंड के ऊपर क्या आते हैं? रोल करते हैं, रोल करते हुए आगे मूव करती है, तो वो हमारे पास क्या है? रोलिंग फ्रिक्शन है। ठीक है, वो हमारे पास क्या है? रोलिंग फ्रिक्शन है। तो उसका अपोजिंग जो फोर्स है, जब कोई भी टायर है, कोई व्हील है, मूव करता है ऑन द ग्राउंड, और उसके अंदर जो अपोजिंग फोर्स है वो अपोजिंग फोर्स हमारे पास क्या है? रोलिंग फ्रिक्शन। क्या है? रोलिंग फ्रिक्शन है। तो अब हम बात करते हैं लॉ ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। लॉ ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन हमारे पास क्या है?
लॉ ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। तो फर्स्ट लॉ हमारे क्या है, लॉ ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन में हमारे पास क्या है, फर्स्ट लॉ है द फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन आपके इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन। क्या है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन। जो हमारे पास नॉर्मल रिएक्शन था उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बिटवीन द, ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द टू बॉडीज इन कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो अब के इक्वल टू म्यू के, ये हमारे पास हो जाएगा। तो म्यू के इज हमारे पास क्या है, इज द कोएफिशिएंट ऑफ द काइनेटिक फ्रिक्शन। ये हमारे पास क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ द काइनेटिक फ्रिक्शन। सेकेंडली हम क्या कह सकते हैं कि काइनेटिक फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन द सरफेस एरिया ऑफ द पार्टिकल। दूसरा हमारे पास क्या है, जो हमारे पास जो काइनेटिक फ्रिक्शन है ये सरफेस एरिया जो है उसके ऊपर डिपेंड नहीं है। ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट का जो सरफेस, जैसे ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर दूसरा ऑब्जेक्ट ये है, तो इन दोनों का जो कॉन्टैक्ट ऑफ सरफेस एरिया है इसके ऊपर डिपेंड नहीं है काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, तो आगे हमारे पास क्या है, फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट टू द स्पीड ऑफ स्लाइडिंग रोलिंग। क्या है, हमारे पास जो काइनेटिक फ्रिक्शन है वो क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ द स्पीड ऑफ स्लाइडिंग। वो किस स्पीड से स्लाइड कर रहा है, किस स्पीड से रोल कर रहा है, उसके ऊपर भी हमारे पास क्या है, काइनेटिक फ्रिक्शन इंडिपेंडेंट। इफ इट हैज द प्रोड्यूस्ड डज नॉट चेंज द कंडीशन ऑफ द सरफेस ऑफ द, मींस ये स्पीड क्या है कि हमारे पास ये स्पीड ऑफ स्लाइडिंग या रोलिंग does not change the condition of the surface। यदि वो क्या है, स्पीड जो हमारे पास स्पीड ऑफ द रोलिंग और स्लाइडिंग क्या है, उस कॉन्टैक्ट ऑफ सरफेस है उसकी कंडीशन को चेंज नहीं करती है, तो हमारे पास काइनेटिक फ्रिक्शन है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता। यदि उसको चेंज, सरफेस की कंडीशन को चेंज कर देती है तो उसके ऊपर डिपेंड। ठीक है, तो ये तो हमारे पास था लॉ ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। अब बात करते हैं कोज ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन। हमारे पास रोलिंग फ्रिक्शन कैसे है, कोज ऑफ द रोलिंग फ्रिक्शन। हमारे पास रोलिंग फ्रिक्शन कैसे होता है। ठीक है, व्हेन ए बॉडी रोल्स ऑन ए लेवल ट्रैक। क्या हमारे पास क्या है, एक लेवल ट्रैक है, ठीक है, उस ट्रैक के ऊपर रोल करती है, तो क्या, व्हेन ए बॉडी रोल्स ऑन ए लेवल ट्रैक द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट इज वेरी, जैसे हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक ट्रैक है, इस ट्रैक के ऊपर हमारे पास कोई बॉडी ये रोल करती है, तो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, इसका एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है, ये, तो ये वेरी स्मॉल, क्या है, वेरी स्मॉल है। देयरफॉर प्रेशर एक्सर्टेड विच इज इक्वल टू द वेट पर यूनिट एरिया इज वेरी लार्ज। जो इसके ऊपर जो प्रेशर लगेगा, प्रेशर क्या होता है, वेट पर यूनिट एरिया, तो वो क्या होगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा। दिस केस ए डिप्रेशन इन द सरफेस बिलो एंड माउंट और बम्प इन फ्रंट एग्जिस्ट इन द सरफेस या लेवल ऑफ द ट्रैक। तो जब ये जो हमारे पास इसके ऊपर जो प्रेशर है वो हमारे पास ज्यादा हो जाएगा, लार्ज हो जाएगा, तो लार्ज हो जाएगा तो ये जो ट्रैक है, ये ट्रैक जो है ये क्या हो जाएगा, डिफॉर्म हो जाएगा, मीन्स डिप्रेस्ड हो जाएगा, डिप्रेशन आ जाएगा। ठीक है, इसके अंदर क्या हो जाएगा, डिप्रेशन आ जाएगा। डिप्रेशन आ जाएगा तो ये बॉडी हमारे पास क्या हो जाएगी, जिसके अंदर ऐसे ये हमारे पास बॉडी, उसके अंदर ऐसे, जब हमारे पास कोई बॉडी है तो रोल करती है ओवर ए लेवल ट्रैक, द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट इज वेरी स्मॉल, देयरफॉर प्रेशर एक्सर्टेड व्हिच इज इक्वल टू द वेट पर यूनिट एरिया इज वेरी लार्ज, द केस इज डिप्रेशन इन द सरफेस। तो डिप्रेशन इस सरफेस के अंदर क्या आ जाए, नीचे की तरफ डिप्रेशन, ये हमारे पास क्या है, डिप्रेशन। ठीक है, इस डिप्रेशन को हम क्या कहेंगे, के एल। ठीक है, ये हो जाएगा। एंड ए माउंट और बम्प क्या हो जाएगा, अब ये इसकी मोशन मान लिया ऐसे है, ऐसे मोशन है
तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बम्प या माउंट, क्या आ जाएगा, बम्प या माउंट, ठीक है, बम्प या माउंट हो जाएगा। ये हमारे पास कोई व्हील है, ये इसके अंदर क्या आ जाएगा, बम्प या माउंट। द सरफेस ऑफ द रोलिंग बॉडी इज कॉन्टैक्ट गेट्स स्लाइटली कंप्रेस्ड। जो अब इसको मूव करेगी तो क्या करेगी, ये बॉडी इसको क्या करेगी, स्लाइटली कंप्रेस करेगी। प्लस द रोलिंग व्हील, उसके अंदर दो सिचुएशन होंगी। क्या सिचुएशन होंगी, एक तो कॉन्टिन्यूसली पुल आउट द डिप्रेशन एंड गेट अ व्हील ऑन द व्हील, क्या है, इसको क्या है, कंटिन्यूसली इसको क्या करेगी, पुल आउट डिप्रेशन, ये जो डिप्रेशन है इसको कंटिन्यूसली पुल आउट करेगी और गोज अप हिल ऑन द माउंट, और इस माउंट के ऊपर इसको मूव, इसको क्या करेगी, कंटिन्यूसली डिप्रेस करेगी, मूव इसको, और ये क्या आ जाएगी, इसके ऊपर मूव चली जाएगी, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, कंटिन्यूसली पुल आउट द डिप्रेशन एंड गोज अप हिल ऑन माउंट, ठीक है। इस माउंट के जो ये है हमारे पास माउंट, ये हमारे पास है, तो ये माउंट हमारे पास क्या है, माउंट है, तो ये इसको कंटिन्यूसली पुल अप करेगी और गोज अप हिल ऑन द माउंट, इस माउंट के ऊपर चली जाएगी। सेकेंडली क्या होगा, ठीक है, इसके मूव करने के साथ साथ क्या करेगी, ये क्या करेगी, डिटैच इटसेल्फ फ्रॉम द दैट। अब इस यहाँ पे भी ये क्या है, अटैच है, तो इसके साथ साथ इसको पुल अप करेगी, इसके साथ साथ अपने आप को क्या करेगी, यहाँ से के एल जो है वो है, यहाँ से अपने आप को क्या करेगी, डिटैच करेगी, डिटैच इटसेल्फ फ्रॉम द रोड, ये रोड है, यहाँ से इसको अपने आप को क्या करेगी, डिटैच करेगी, ठीक है। डिटैच करेगी तो क्या होगी, विच अपोज द फोर्स ऑफ एडिशन बिटवीन द सरफेस ऑफ, क्या करेगी, जो हमारे पास अपोज करेगा एडिशन बिटवीन द सरफेस इन कॉन्टैक्ट, इन दोनों के बीच में जो कॉन्टैक्ट एडिशन फोर्स है उसका क्या करेगा, अपोजिशन। तो दिस कोज रोलिंग फ्रिक्शन, तो इससे हमारे पास क्या हो जाएगा, ये रोलिंग फ्रिक्शन, इस कारण से इसके अंदर क्या हो जाएगा, रोलिंग फ्रिक्शन हो जाएगा। व्हेन टायर इज प्रॉपरली इन्फ्लेटेड, जब हमारे पास क्या है, जो टायर है प्रॉपरली इन्फ्लेटेड है, मीन्स बिल्कुल राउंड शेप में, इट बिकम हार्ड एंड गेट कंप्रेस्ड बाई ए रोड टू ए मच स्मॉलर एक्सटेंट। तो ये हमारे पास क्या है, वो कंप्लीटली इन्फ्लेटेड है, कंप्लीटली राउंड है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा, और ये बहुत कम मात्रा में कंप्रेस्ड होगा बाय द रोड, देयरफॉर रोलिंग फ्रिक्शन इज रिड्यूस, इस वजह से इसका रोलिंग फ्रिक्शन है वो रिड्यूस हो जाएगा। तो इस वजह से जो हमारे पास बाइसिकल है या कोई मोटरसाइकिल है, कोई भी व्हीकल है जिसका टायर फुल्ली क्या है, फुल्ली एयर से बराबर, मतलब कि हमारे पास जो कोई भी टायर है, रबर टायर है, ठीक है, वो फुल्ली इन्फ्लेटेड है, मतलब उसके अंदर फुल एयर है, हवा है, तो वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा हार्ड होता है, ज़्यादा हार्ड है तो फुल्ली इन्फ्लेटेड है, फुल्ली राउंड है, तो वो क्या है, इजीली मूव करेगा। यदि उसकी हवा कम कर दिया, आप हवा के अंदर टायर की हवा हम आधी निकाल जाते हैं, तो वो क्या होता है, उसमें जोर ज़्यादा आ जाता है व्हीकल में, तो द वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द व्हील विद रिस्पेक्ट टू द फ्लोर रिमेन्स जीरो ऑल द टाइम। यदि हमारे पास फुल्ली इन्फ्लेटेड टायर है तो हमारे पास क्या है, जो वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द व्हील विद रिस्पेक्ट टू द फ्लोर रिमेन्स जीरो ऑल द टाइम, वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाती है ऑल द टाइम। तो ऑल दो द सेंटर ऑफ द व्हील मूव्स फॉरवर्ड, जिसकी वजह से हमारे पास सेंटर ऑफ व्हील है वो आगे की तरफ मूव करती है, देयरफॉर रोलिंग फ्रिक्शन इज ऑफ्टन क्वाइट स्मॉल। तो हमारे पास रोलिंग फ्रिक्शन है वो बहुत स्मॉल हो जाती है कंपेयर टू द स्लाइड फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन की कंपेयर किया जाए। तो इसलिए हम स्लाइडिंग, ठीक है, इसलिए हम कोई भी हैवी लोड है या ट्रांसपोर्ट है करना है, एक जगह से हैवी लोड को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना है, उसको स्लाइडिंग के बजाय उसको क्या आते हैं, कैरेट के अंदर विद व्हील, कोई भी कैरेट लेते हैं उसके व्हील के साथ कैरेट लेते हैं और उसके अंदर एक जगह से दूसरी जगह के लिए लेके जाते हैं। थस द स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज कन्वर्टेड इनटू रोलिंग, जो हमारे पास स्लाइडिंग फ्रिक्शन है वो रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। तो रोलिंग फ्रिक्शन ऑफ स्टील ऑन स्टील इज हार्डली 1% ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन ऑफ स्टील। जो रोलिंग फ्रिक्शन स्टील टू स्टील का रोलिंग फ्रिक्शन है वो हमारे पास स्लाइडिंग फ्रिक्शन का 1% है स्टील टू स्टील। ये हमारे पास क्या क्रॉस हो जो रोलिंग। अब बात करते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन इज ए सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। हमारे पास जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो हमारे पास क्या है,
सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। स्टैटिक फ्रिक्शन हमारे पास क्या है? सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। स्टैटिक फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स का मतलब क्या है कि कोई जो फोर्स जो अपने आप को किसी दूसरे फोर्स के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट कर ले, वो फोर्स हमारे पास क्या करता है? सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। मीन्स इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो स्टैटिक फ्रिक्शन जो है उसके पास न तो अपना खुद का मैग्नीट्यूड है और न ही खुद की कोई डायरेक्शन है। मीन्स स्टैटिक फ्रिक्शन के पास अपना न तो खुद का कोई मैग्नीट्यूड है, न ही अपनी खुद की डायरेक्शन है। तो बोथ दीज थिंग्स एडजस्ट देमसेल्व्स अकॉर्डिंग टू द अप्लाइड फोर्स। तो ये क्या करता है? हमारे पास स्टैटिक फ्रिक्शन एस जो है, ये जो हमने फोर्स अप्लाई किया है, पी फोर्स अप्लाई किया है, उसके अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट करता है। ठीक है, जैसे कि हमारे पास क्या है कि एक टेबल के ऊपर कोई बुक रखी है। ठीक है, ये बुक क्या है कि जब, ठीक है, ये बुक क्या है, इसके ऊपर हम कोई फोर्स अप्लाई करते हैं स्टार्ट टू, तो पी फोर्स हमने अप्लाई किया और अब इसका क्या है? फ्रिक्शन है। तो फ्रिक्शन इसका क्या करता है? इसका अपोज करता है। क्या करता है? फ्रिक्शन क्या करता है? इस फोर्स का, अप्लाइड फोर्स का अपोज करता है और इसको मूव नहीं होने देता। क्या है? मूव नहीं होने देता। तो मीन्स मूव नहीं होगा तो मीन्स क्या है? स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स। क्या होता है कि हमने पढ़ा भी था कि स्टैटिक जो फ्रिक्शन होता है इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट टू द अप्लाइड फोर्स। हमारे पास जो अप्लाइड फोर्स है उसके हमेशा इक्वल होता है, लेकिन उसकी जो डायरेक्शन होती है वो अपोजिट होती है। व्हेन वी इंक्रीज और डिक्रीज द अप्लाइड फोर्स, इस अप्लाइड फोर्स को हम जो ही इंक्रीज करते हैं तो हमारे पास क्या होगा? जो फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है आल्सो इंक्रीज अकॉर्डिंग टू द अप्लाइड फोर्स। ठीक है, अप्लाइड फोर्स के अकॉर्डिंगली ये स्टैटिक फ्रिक्शन है आल्सो इंक्रीज। इसको डिक्रीज करते हैं तो भी हमारे पास ये जो अप्लाइड फोर्स को हम डिक्रीज करते हैं तो हमारे पास जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है स्टैटिक फ्रिक्शन है वो आल्सो डिक्रीज अकॉर्डिंग टू द अप्लाइड फ्रिक्शन। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, व्हेन वी ट्राई टू मूव द बॉडी टू द ईस्ट, तो फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज टू द वेस्ट एंड ट्राई टू मूव द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ रेस्ट। जो बॉडी हमारे पास क्या है, जो हमने अप्लाइड फोर्स जब ईस्ट में अप्लाई किया है और बॉडी के अंदर जो फोर्स स्टैटिक फ्रिक्शन डेवलप होगा वो वेस्ट में होगा, लेकिन जो बॉडी हमारे पास ट्राई टू मूव करने की कोशिश करती है उसको टेक इन द रेस्ट, तो उसको रेस्ट मोशन में ले आएगा। मीन्स उसको मूव नहीं करने देगा तो दोनों, तो इट मीन्स हमारे पास क्या है, जो स्टैटिक जो फ्रिक्शन है वो इक्वल टू द अप्लाइड और अप्लाइड फोर्स के इक्वल है। इसी तरह यदि हमने नॉर्थ में अप्लाई किया तो स्टैटिक फ्रिक्शन हमारे पास क्या हो जाएगा? साउथ में हो जाएगा। तो हमारे पास क्या है? थस स्टैटिक फ्रिक्शन एडजस्ट इटसेल्फ। ठीक है, सो द मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द अप्लाइड फोर्स। ठीक है, तो हमारे पास जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो अपने मैग्नीट्यूड को जो हमारे पास अप्लाइड फोर्स है उसके इक्वल एडजस्ट कर देता है। इसी तरह क्या करता है? इट्स डायरेक्शन इज अपोजिट टू द अप्लाइड फोर्स। इसकी डायरेक्शन जो होगी इसकी अपोजिट, इसकी फोर्स की अप्लाइड फोर्स की अपोजिट होगी। तो हंस स्टैटिक फोर्स इज द सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो स्टैटिक फोर्स जो है वो क्या है? एडजस्टिंग फोर्स। क्योंकि स्टैटिक फोर्स है बॉडी को मूव नहीं करने देता। वो स्टैटिक फोर्स कब होता है? जब हमारे पास हम उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं लेकिन बॉडी मूव नहीं करती। फोर्स तो हम अप्लाई कर देते हैं लेकिन बॉडी मूव नहीं करती, वहां पे हमारे पास क्या होता है? स्टैटिक फोर्स होता है। स्टैटिक फोर्स इज ऑलवेज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स के इक्वल होगा। जो ही हम जितना अप्लाइड फोर्स इंक्रीज करेंगे उतना ही हमारे पास स्टैटिक फ्रिक्शन इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, और डिक्रीज करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा। तो इसका मैग्नीट्यूड हमेशा अप्लाइड फोर्स के इक्वल रहता है स्टैटिक फ्रिक्शन का, और डायरेक्शन क्या होती है? इसकी अपोजिट होती है। तो क्या कह सकते हैं कि ये हमारे पास अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन जो होगी उसकी अपोजिट डायरेक्शन होती है स्टैटिक फ्रिक्शन की, तो ये उसके अप्लाइड फोर्स के अकॉर्डिंगली अपनी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेट करता है। तो इसलिए इसको हम कह सकते हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन इज ए सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स।
ये हमारे पास था स्टैटिक फ्रिक्शन इज ए सेल्फ एडजस्टिंग। तो आज के लिए काफी है। ओके, थैंक यू।